जेठालाल ने भिड़े को घूस देने के लिए लेटेस्ट इस्त्री निकाली, लेकिन भिड़े ने अंदर से बापूजी को बाहर बुला लिया। जेठिया! बापूजी की ये दहाड़ सुनकर जेठालाल के होश उड़ गए। बापूजी छड़ी लेकर जेठालाल के पीछे दौड़ पड़े हैं और जेठिया की जान हलक में आ गई है। क्या बापूजी के सामने जेठालाल की चेक वाली सफेद झूठ की चोरी पूरी तरह से पकड़ी गई? जेठालाल की जिंदगी में इस वक्त टेंशन नाम की बीमारी ऐसे चिपक गई है जैसे किसी मीठी जलेबी पर बिन बुलाए मक्खी बैठ जाती है। उधर मेहता साहब के ऑफिस में एक अलग ही महाकलेश चल रहा था। तारक मेहता अपनी उस नई और निहायत ही सख्त सेक्रेटरी टीना के जुल्मों का सीधा सीधा शिकार हो रहा था। टीना उसके सिर पर एक खूंखार मुकादम की तरह ऐसे मंडरा रही थी जैसे यमराज का कोई दूत प्राण हरने के लिए खड़ा हो। बेचारी टीना बॉस के दिए हुए काम का पहाड़ लेकर तारक के सामने खड़ी थी और इसी वजह से तारक बाबू चाहकर भी अपने परम मित्र जेठालाल का वो फोन नहीं उठा पा रहे थे जो लगातार बज रहा था। उधर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के गोदाम में जेठालाल का ब्लड प्रेशर बिना किसी सीढ़ी के सीधे बुर्ज खलीफा की ऊंचाइयों को छू रहा था। पोपटलाल, जो इस वक्त जेठालाल की डूबती नैया का एक लौता तारणहार बन सकता था, उसने भी अपना फोन पूरी तरह से स्विच ऑफ कर लिया था। जेठालाल को सिर्फ एक मैसेज मिला था कि पोपटलाल किसी सीक्रेट मिशन पर है और अब सीधे कल सुबह ही दर्शन देगा। हर तरफ से दरवाजे बंद हो चुके थे, तो अब जेठालाल इस मौत के कुएं से बाहर कैसे निकलेगा? जब चारों तरफ से सिर्फ खौफ और मौत नजर आती है तो इंसान का दिमाग किसी रेस के घोड़े की तरह सर पर दौड़ता है। जेठालाल ने लगातार पागलों की तरह तारक मेहता को फोन मिलाना शुरू कर दिया। आखिरकार किस्मत ने थोड़ा साथ दिया और टीना के ऑफिस से चंद मिनटों के लिए बाहर जाते ही तारक ने फोन उठा लिया। मेहता साहब ने स्थिति की गंभीरता को समझा और तुरंत एक ऐसा मास्टरमाइंड प्लान जेठालाल के दिमाग में डाला जो सुनने में तो किसी हॉलीवुड की चोरी वाली फिल्म का सीन लगता था। तारक ने कहा कि जेठालाल तुरंत अब्दुल को फोन लगाए और उसे सख्त हिदायत दे कि कल सुबह जैसे ही पोपटलाल सोसाइटी के गेट पर अपने कदम रखे, वो सबसे पहले फोन करके जेठालाल को खुफिया तरीके से खबर दे दे। प्लान तो एकदम सॉलिड और अचूक था। जेठालाल को लगा कि अब तो वो भिड़े को उसी के बिछाए हुए जाल में ऐसा फंसाएगा कि भिड़े जिंदगी भर याद रखेगा। लेकिन जेठालाल की किस्मत तो जैसे हमेशा की तरह उसके ही खिलाफ कोई गहरी और खौफनाक साजिश रचने में लगी हुई थी। जेठालाल ने सीना चौड़ा करके और चेहरे पर एक विजयी मुस्कान लेकर अब्दुल को फोन लगाया। उसे पूरा यकीन था कि अब्दुल तो उसका वो वफादार सिपाही है जो सिर्फ और सिर्फ जेठा भाई के इशारों पर ही नाचेगा। लेकिन फोन उठते ही उस पार से जो आवाज आई, उसने जेठालाल के पैरों तले से गोकुल धाम की पूरी जमीन एक झटके में खींच ली। वो आवाज अब्दुल की नहीं थी, बल्कि उसी आत्माराम तुकाराम भिड़े की थी जो जेठालाल को पूरी दुनिया के सामने जलील करने और बर्बाद करने की कसम खाकर बैठा था। भिड़े ने वो मास्टर स्ट्रोक खेल दिया था जिसकी जेठालाल ने अपने सबसे बुरे सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये था कि आखिर भिड़े अब्दुल की दुकान पर इस वक्त क्या कर रहा था। जेठालाल, तुम अपनी चालाकियों में हमेशा मुझसे एक कदम पीछे ही रहते हो। भिड़े ने फोन पर ऐसे जहरीला ताना मारा जैसे किसी खूंखार विलन ने हीरो को पिंजरे में हमेशा के लिए कैद कर लिया हो। भिड़े ने जेठालाल को साफ साफ और कड़क शब्दों में बता दिया कि वो कल सुबह 8 बजे से ही अब्दुल की दुकान पर एक वफादार पहरेदार की तरह कुर्सी डालकर बैठ जाएगा। जैसे ही पोपटलाल अपनी छतरी घुमाता हुआ आएगा, भिड़े सबसे पहले उस पर झपटेगा और उससे ऑफिस की चाबी अपने कब्जे में ले लेगा। जेठालाल का वो मास्टर प्लान जो अभी 2 मिनट पहले तक उसे दुनिया का सबसे बड़ा सिकंदर महसूस करवा रहा था, अब पूरी तरह से कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुका था। जेठालाल का दिल किसी जनरेटर की तरह धक धक करने लगा। अगर कल सुबह भिड़े ने ऑफिस खोल लिया तो क्या वो पूरे गोकुल धाम के सामने जेठालाल का भंडा भोड़ करके उसे उठक बैठक लगवा देगा? हताश, निराश और खौफ से कांपते हुए जेठालाल ने फिर से अपने फायर ब्रिगेड यानी तारक मेहता को फोन मिलाया। मेहता साहब भी अब पूरी तरह से समझ चुके थे कि पानी अब सिर के ऊपर से नहीं बल्कि पहाड़ के ऊपर से गुजर चुका है। भिड़े ने अपनी चालों से जेठालाल को चारों खाने चित कर दिया था और बचने का कोई सीधा रास्ता नहीं छोड़ा था। तारक मेहता ने एक गहरी ठंडी सांस ली और वो बात जेठालाल के सामने रख दी जो उसके लिए कड़वा जहर पीने के बराबर थी। तारक ने कहा कि अब बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही आखिरी रास्ता बचा है। जेठालाल को अपने सबसे बड़े और पुराने दुश्मन के आगे घुटने टेकने होंगे। उसे अभी के अभी भिड़े के घर जाकर उससे गहरी दोस्ती करनी होगी और उसे किसी भी कीमत पर मनाना होगा। ये भयानक सलाह सुनते ही जेठालाल को ऐसा लगा जैसे किसी ने 440 वोल्ट का सीधा झटका दे दिया हो। भिड़े के सामने झुकना, वो भी घमंड और शान से भरा हुआ जेठालाल चंपकलाल गड़ा। जेठालाल का ईगो एकदम से फंड काढ़े हुए सांप की तरह बीच में आ
आ गया। लेकिन तभी उसके दिमाग में बापूजी की वो खौफनाक छड़ी और पूरी सोसाइटी के सामने 25 उठक बैठक लगाने वाली वो भयानक चुनौती बिजली की तरह कौंध गई। अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए इंसान को कभी-कभी गधे को भी अपना बाप बनाना पड़ता है, और यहाँ तो फिर भी सामने सिर्फ आत्माराम तुकाराम भिड़े था। बापूजी के खौफ ने जेठालाल के उस झूठे ईगो को पल भर में कुचलकर जमीन में गाड़ दिया। उसने अपने खून का घूंट पिया और तुरंत भिड़े को फोन लगाया। बहुत ही मीठी चाशनी में डूबी हुई और मक्खन से लिपटी आवाज में जेठालाल ने भिड़े की ऐसी झूठी तारीफों के पुल बांधे कि एक पल के लिए तो खुद भिड़े को भी शक हो गया कि ये जेठालाल है या कोई और। लेकिन तमाम नखरों के बाद आखिरकार जेठालाल ने उसे घर पर रुकने के लिए मना ही लिया। पर क्या वो सख्त मिजाज भिड़े इतनी आसानी से जेठालाल की इन मीठी मीठी बातों में आ जाएगा? जेठालाल खाली हाथ अपने उस पुराने दुश्मन के अड्डे पर जाने वाला बेवकूफ खिलाड़ी बिल्कुल नहीं था। उसे पता था कि बिना किसी भारी चढ़ावे के ये भगवान नहीं मानने वाला। वो सीधा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पहुंचा और अंदर घुसते ही तूफान मचा दिया। नट्टू काका, बाघा, जल्दी से एक बहुत बड़ी थैली लेकर आओ। जेठालाल ऐसे चीखा जैसे दुकान में कोई बहुत बड़ी डकैती पड़ गई हो। उसने सबसे पहले एक लेटेस्ट महंगी और ब्रांडेड इस्त्री निकाली। फिर उसका मन इतने से नहीं भरा तो उसने एक नया और बड़ा इलेक्ट्रिक चूल्हा भी उस थैली में जबरदस्ती ठूस दिया। लेकिन जेठालाल को अंदर ही अंदर लग रहा था कि भिड़े जैसे कंजूस और सख्त इंसान को पूरी तरह से पिघलाने के लिए शायद ये सामान काफी नहीं है। जेठालाल अपनी ये रिश्वत की भारी भरकम पोटली लेकर भिड़े के घर की तरफ पूरे आत्मविश्वास के साथ निकल पड़ा। जेठालाल ने भिड़े के घर का दरवाजा पूरी शान से खटखटाया। अंदर भिड़े अपनी कुर्सी पर ऐसे तनकर और छाती चौड़ी करके बैठा था जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई बड़ा मुजरिम किसी बड़े मुजरिम को फांसी की सजा सुनाने के लिए तैयार बैठा हो। जेठालाल ने अंदर कदम रखते ही अपनी एक्टिंग का वो ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस शुरू कर दिया। वाह मेरे दोस्त, गोकुल धाम की असली आन बान शान, तूने मेरे लिए अपना कीमती समय निकाला, मैं तो धन्य हो गया। जेठालाल ने मक्खन का पूरा डब्बा भिड़े के मुंह पर मलने की कोशिश की, लेकिन आत्माराम भिड़े भी कोई आज का कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने सीधा जेठालाल की आंखों में अपनी तेज आंखें डालकर कहा कि ये सब फालतू की बातें बंद करो और सीधे अपने असली मुद्दे पर आओ, क्योंकि वो जानता है कि जेठालाल यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने आया है। भिड़े के सीधे और तीखे वार ने जेठालाल की बोलती को एक ही सेकंड में बंद कर दिया। अब जेठालाल समझ गया कि इन चिकनी चुपड़ी बातों से उसका काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है। अब उसे सीधा अपना असली हथियार बाहर निकालना ही पड़ेगा। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब में हाथ डाला और वो मनहूस चेक बाहर निकाला जिसने ये सारा फसाद खड़ा किया था। मान ली भिड़े भाई, मान ली मैंने अपनी सबसे बड़ी गलती। सोसाइटी के ऑफिस में मेरा कोई चेक नहीं रखा है। ये रहा वो रिपेयरिंग फंड का असली चेक। जेठालाल ने भिड़े के सामने वो चेक टेबल पर ऐसे रखा जैसे किसी थके हुए सैनिक ने जंग के मैदान में अपने हथियार डाल दिए हों। उसने भिड़े के सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें की कि कल सुबह वो चुपचाप ये चेक ऑफिस में रख दे और उसे बापूजी के सामने हमेशा हमेशा के लिए जलील होने से बचा ले। भिड़े के चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी और रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। क्या भिड़े सचमुच जेठालाल की बातों से पिघल रहा था, या ये किसी बहुत बड़े और विनाशकारी तूफान से पहले की खतरनाक शांति थी? जेठालाल ने सोचा कि अब आखिरी और सबसे बड़ा तुरुप का इत्ता निकालने का समय आ गया है। उसने अपना वो बड़ा सा बैग खोला और उसमें से वो लेटेस्ट चमक चमाती हुई इस्त्री बाहर निकाली। ये देख भिड़े, माधवी भाभी के लिए एकदम नई और लेटेस्ट इस्त्री। इससे साड़ियां ऐसी कड़क चमकेंगी कि भाभी देखकर खुशी से नाच उठेंगी। जेठालाल को पूरा यकीन था कि मुफ्त की इतनी महंगी इस्त्री देखकर अब तो भिड़े पिघल ही जाएगा। लेकिन भिड़े अपनी कुर्सी से 1 इंच भी नहीं हिला। उसने जेठालाल की तरफ घूर कर देखा और एक ऐसा डायलॉग मारा जिसने जेठालाल की रूह को अंदर तक कंपा कर रख दिया। मुझे पहले से ही पता था जेठालाल कि तुम यहाँ मेरे घर आओगे और मुझे रिश्वत देकर खरीदने की कोशिश करोगे, इसलिए मैंने इस बीमारी का पक्का इंतजाम पहले से ही करके रखा है। भिड़े ने अपना मुंह अंदर बेडरूम के दरवाजे की तरफ घुमाया और पूरी ताकत से चिल्लाया। और तभी बेडरूम का वो दरवाजा भयानक आवाज के साथ खुला और अंदर से कोई और नहीं बल्कि खुद चंपकलाल गड़ा यानी बापूजी